हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों के CITS के सिलेबस के बारे में आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले की ही बात थी कि उस सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए थे और वो सिलेबस फिर रीप्रिंट हुआ। आप लोगों को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कराया, आप लोगों ने खुद भी वो सिलेबस देखा। तो खास बात ये थी वहाँ पे कि जब आप उस सिलेबस का प्रिंट निकालते हैं, उस सिलेबस को देखते हैं, तो आपका जो भी ट्रेड होता है ना, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, जो भी आपकी ट्रेड है, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ आता है, NSQF लेवल 6। हम लोगों को पता भी होता है कि NSQF क्या है, बस इतना हमको उसका फुल फॉर्म मालूम है कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ NSQF। बट आई डोंट थिंक सो कि हम लोगों को उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पता है कि NSQF है एक्चुअली क्या, इसे लेवल 6 में क्यों डाल दिया है। अगर ITI या CTS कोर्स है तो उसे NSQF लेवल 5 में क्यों डाल दिया है या क्यों रखा गया है, इसके कितने लेवल्स हैं। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में जनरेट होते होंगे और जनरेट होना भी चाहिए। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे, जो कि आपकी CITS की यूनिट नंबर 12 है, जिसका नाम है इंटरप्रेट NSQF एंड QP। तो आज हम इस यूनिट के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, या जिसे बोला जाता है राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो टर्म्स आ रही हैं टेक्निकल, उनको आप इंग्लिश में याद रखें और कोशिश करें उनको इंग्लिश में ही आप यूज़ करें, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हिंदी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं और आपको परेशान कर सकती हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क, जिसे शॉर्ट में हम लोग NSQF भी कहते हैं, ये क्या होता है। तो द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अरेंज क्वालिफिकेशंस एज पर सीरीज ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड। तो ये क्या करता है, राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क ज्ञान, कौशल और अभिरुचि के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार क्वालिफिकेशन या अर्हता को नियोजित या व्यवस्थित करता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ज्ञान, नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड, इन तीनों के बेसिस पर इनकी एक सीरीज बनाकर क्वालिफिकेशंस को क्या करता है, अरेंज करता है। ठीक है, इस कौन करता है, ये NSQF। ठीक है, ये NSQF का काम है। These levels are defined in terms of learning outcome which the learner must possess regardless of the type of learning. It may be formal or informal. In this regards, NSQF is a quality assurance framework. अब ये जो स्तर होते हैं या ये जो लेवल्स बनाए गए हैं, ये शिक्षण परिणामों को औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ये स्तर क्या होते हैं, ये स्तर शिक्षण परिणामों के संदर्भ में निर्धारित किए जाते हैं। मतलब लर्निंग आउटकम के बेसिस पर इनको क्या करा जाता है, डिसाइड किया जाता है। और जो कोर्स मैंने NSQF में जो करा है वो लर्निंग आउटकम बेसिस पे बना है। अदरवाइज कोर्सेज क्या होते हैं, इनपुट बेसिस पे बनाए जाते हैं। माफ कीजिएगा, जो फ्रेमवर्क्स बनाई जाती है वो इनपुट बेसिस पे बनाई जाती हैं, लेकिन ये NSQF की खासियत है कि इसे लर्निंग आउटकम्स के बेसिस पर ही इसके लेवल्स डिफाइन करे गए हैं। और ये लेवल कौन से हो सकते हैं, जो कि लर्नर रखेगा उसकी टाइप ऑफ लर्निंग को ध्यान में ना रखते हुए, है ना। वो क्या हो सकता है, वो फॉर्मल एजुकेशन भी हो सकती है, वो इनफॉर्मल एजुकेशन भी हो सकती है। बट लर्नर के पास जो लर्निंग है जो वो रखता है और जो लर्निंग आउटकम है उसके बेसिस पर इन लेवल्स को डिफाइन किया जाता है। इसीलिए जो NSQF है वो क्या है, एक क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क बन जाता है, मतलब एक गुणवत्ता आश्वासन का फ्रेमवर्क बन जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, इट इज ए नेशनली इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल फ्रेमवर्क दैट विल प्रोवाइड वेरियस पाथवेज विद इन वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, जनरल एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, thus linking one level of learning to another higher level। अब क्या बात कर रहा है ये, यह राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी शिक्षा
और जो सक्षमता पर आधारित कौशल फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसमें क्या है, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इन दोनों के साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के साथ क्या करता है, लिंकिंग प्रोवाइड करता है। ये लिंकिंग कैसी हो सकती है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है ना। और इसमें क्या होगा, एक जो लेवल है वो दूसरे अपर लेवल से, अपर लेवल लोअर लेवल से आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि व्यक्ति जो भी है उसकी जो भी कॉम्पिटेंसी लेवल है, माने जो उसकी भी सक्षमता का जो भी स्तर है उसको प्राप्त करेगा वो, और नौकरी जो भी उसको जॉब चाहिए, जो भी काम करना है उसके लिए वो मार्केट में जा सकता है, ठीक है। और क्या लगता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर अब उसने उसको अपनी कॉम्पिटेंसी को या अपनी सक्षमता को उसे अगर और एनहांस करना है और बढ़ाना है तो वो ये काम भी कर सकता है, ठीक है। यहां पर एक वर्ड आ रहा है कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी जिसको मैं सक्षमता बोल गया हूं 2 बार, तो बीच बीच में जो टर्म्स आ रहे हैं इनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सक्षमता का अर्थ होता है कि आपका कोई भी काम है जो आपको दक्षता पूर्ण तरीके से अगर कर सकते हैं तो आप उसमें सक्षम कहलाएंगे, आप कॉम्पिटेंट कहलाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये बोला है इट इज ए नेशनली इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल फ्रेमवर्क, मतलब सक्षमता के साथ जो आपकी कौशल का फ्रेमवर्क है और एजुकेशन के साथ उनको ये मिक्स करके बनाया गया है, उसको इंटीग्रेट करके ये बनाया गया है। ये क्या करेगा, बहुत सारे पाथवेज प्रोवाइड करता है हमारे वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, जनरल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। इनमें बहुत सारे पाथवेज प्रोवाइड करेगा जिससे क्या होगा, ये सारे लेवल एक दूसरे से लिंक होंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। किस वे में मिलेगा ये हम आगे जब वीडियोस देखते जाएंगे और आप ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से फायदा मिलेगा। यहां पर बेसिकली जानना है कि एनएसक्यूएफ क्या होता है, ये हमने जाना। ये एक फ्रेमवर्क है जो कि क्वालिफिकेशंस को किसके अकॉर्डिंग, नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड की सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करता है। ये जानने वाली बात थी मेन जो हम लोगों ने जान ली है, ठीक है। आई होप ये वाली स्लाइड आपको क्लियर हुई होगी। मैं इस वीडियो के बाद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको समझ में आ रहा है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाइए, उसमें लिखिए सर समझ में आ रहा है। अब ये जो हमारे आईटॉट के स्टूडेंट्स के साथ हमने इस यूनिट को कवर नहीं करा था तो मैं आपको यहाँ वीडियो के हेल्प से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कवर कराऊं। तो 2 वे कम्युनिकेशन इज वेरी नेसेसरी ना। सो मुझे आप कॉमेंट में करके बताएंगे यस सर मुझे समझ में आया, जो जानकारी आपने दी आई हैव मैंने आपके माइंड में नेल किया एंड यू हैव ग्रैब्ड इट, तो आप लिखिए उसे कमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है कि नीड क्या हुई, एनएसक्यूएफ का नीड क्यों पड़ा। तो सबसे पहला नीड है, इसने क्रिएट करी थी मोबिलिटी बिटवीन जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। अब इससे क्या रिलेटेड हुआ कि इसकी नीड क्यों पड़ी है, इससे इसका क्या अर्थ हुआ कि मोबिलिटी हमको चाहिए जनरल एजुकेशन के बीच में और वोकेशनल एजुकेशन के बीच में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हुआ कि भारत में जो जनरल एजुकेशन है और वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग भी बोलते हैं अगर, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे थे और अब कुछ लिंकिंग हो रही है एनएसक्यूएफ की मदद से। इन दोनों के बीच में विचारों या जो थॉट्स होते हैं उनका बहुत कम आदान प्रदान होता है। इसकी वजह से क्या होता है, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की ओर आगे बढ़ने से जो हमारा युवा वर्ग होता है उसको एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि यार वेदर शुड आई गो इन दिस लाइन और नॉट, इसके बाद स्कोप क्या होगा मेरे को, इसके बाद मैं क्या करूंगा, है ना। या ये भी हो सकता है कि मैं अगर इसको कर लूंगा तो मुझे हायर डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। इस टाइप के कुछ डाउट्स हमेशा बने रहते हैं और ये जनरली मैंने देखा हमारे सीटीएस स्टूडेंट्स के बीच में भी ये डाउट्स बने रहते हैं। बट गाइस अब ऐसा नहीं है, विद द हेल्प ऑफ एनएसक्यूएफ इस फ्रेमवर्क के कारण ऐसा अब नहीं होगा। ये एक मोबाइलिटी क्रिएट करने के लिए जनरल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के लिए इसकी आवश्यकता थी, इसीलिए इसे लाया गया। दूसरा कारण देखते हैं, टू मेक आउटकम बेस्ड अप्रोच सिस्टम। हमारा अभी तक जो भी सिस्टम्स चल रहे हैं, है ना, शिक्षा और प्रशिक्षण का जो भी केंद्र हमारा था वो किस पर बेस्ड था, वो इनपुट बेस्ड था, ठीक है। वहां पर क्या था, इनपुट की बात करी जाती थी कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो इनपुट में, आपको कोई भी एग्जाम, आपको किसी भी मान लीजिए कोर्स में एडमिशन लेना है, आपको किसी कोर्स को, आपको किसी ट्रेनिंग को करना है तो इनपुट बेसिस पे किया जाता था वो। यहां पर बात आउटपुट की जा रही है।
इनपुट तो जो रिक्वायरमेंट है दैट इज इनफ, बट यहाँ पर आउटपुट की बात करी जाएगी कि आउटपुट क्या है इसका, है ना। परिणाम आधारित एक दृष्टिकोण इसका रहा, किसका, NSQF का। और इसका जो प्रत्येक स्तर है उसको वही अगेन कॉम्पिटेंसी के अर्थ में परिभाषित किया गया है, जिसको प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब मान लीजिए आपको, मान लीजिए लेवल 6 में है, तो लेवल 6 का आउटपुट क्या है, एट द कंप्लीशन ऑफ लेवल 6 यू विल बी रिकॉग्नाइज कि आपको ये जो लेवल 6 था, अगर इफ यू हैव सर्टिफाइड देन या आपके जो आउटपुट थे यू हैव अचीव्ड, ये माना जाएगा। एंड कंपनीज को भी जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर इन सिलेबस को डिजाइन किया जाएगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री में हायर कर लिया जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक आउटपुट बेस्ड अप्रोच हमको चाहिए था सिस्टम, उसके लिए NSQF का रिक्वायरमेंट हुआ। तीसरा है टू मेक प्रोग्रेशन पाथवेज ट्रांसपेरेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी तक क्या था, अध्ययन है जो हमारा चल रहा है, हमारा कोई भी एजुकेशन हो रहा है और उसमें हम अपग्रेडेशन करते हैं, है ना। खास तौर पे कब, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पे, है ना। ये थोड़ा सा मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में बात करी थी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, या सीधी सी बात अवेलेबल था ही नहीं अभी तक, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप डायरेक्टली आप किसी हायर एजुकेशन पे चले जाएं या डायरेक्ट उससे पैरेलली कोई ट्रेनिंग कर लें, ये पॉसिबल नहीं था। तो इन सब चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या करा, ये NSQF को लाया गया, NSQF की आवश्यकता पड़ी, है ना। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसी विशेष पाठ्यक्रम को शुरू करने के बाद स्टूडेंट क्या कर सकता है ना, उसको क्लियर है, ही इज ट्रांसपेरेंट कि वो उसको क्या करना है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि लर्निंग आउटकम है ना, आउटकम के बेसिस पर हमारा क्या है, ये सिस्टम बेस्ड है, लर्निंग आउटकम के बेसिस पर, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीरियड लर्निंग, माफ कीजिएगा, रिकॉग्निशन ऑफ पीरियड लर्निंग, मतलब RPL के लिए अब क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए नीड हुई थी हमारे यहाँ NSQF की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या करा है, इनफॉर्मल एजुकेशन में स्किल है उनके पास, बट वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि उनके पास वो स्किल है। क्यों, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। दे नो हाउ टू डू वर्क, बट वो क्या करते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है ना, उसके लिए सर्टिफिकेट है ही नहीं, वो कहाँ से लाएंगे सर्टिफिकेट, अब वो चीज़ नहीं है तो वो अपनी स्किल को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो फ्रेमवर्क है जिसका हम बोल रहे हैं NSQF है ना, ये क्या करेगा, पूर्व अध्ययन की मान्यता, मतलब RPL जो है उसको भी इजी बनाएगा। RPL कोर्सेज भी रखे हुए हैं जो ये RPL वालों को सर्टिफिकेशन दे सकते हैं उनके एग्जाम के बेसिस पर, जो भी उन्होंने सिस्टम रखा है उसके बेसिस पर। और हमारे यहाँ सिस्टम रनिंग में भी है, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ एग्जाम्स भी कंडक्ट हुए थे इसके, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगला है फॉर क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज की क्रेडिट एक्यूमुलेशन और ट्रांसफर की मैंने बात करी, तो यहाँ पर पहली चीज आती है कि क्रेडिट है क्या, ठीक है। तो क्रेडिट का आशय क्या होता है, इस बात को मान्यता प्रदान करने से होता है कि किसी प्रशिक्षु ने एक निर्धारित स्तर की क्वालिफिकेशन के अनुरूप एक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, क्रेडिट का आशय इस बात को मान्यता प्रदान करने से है कि किसी प्रशिक्षु ने किसी निर्धारित स्तर की अर्हता के अनुरूप एक शिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। मतलब आपको एक रिकॉग्नाइज्ड, आपका जो भी आपका मान्यता प्राप्त आपका एक कोर्स था उसको कंप्लीट कर लिया, तो आपने उसको क्या करा, उसको क्रेडिट दिया, ठीक है। ये क्रेडिट जो भी इनका सिस्टम रहता है क्रेडिट पॉइंट्स के बेसिस पर, और इन्होंने क्या सिस्टम रखा कि क्रेडिट क्या हो सकते हैं, कलेक्ट हो सकते हैं और इन्हें ट्रांसफर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो उसका फायदा क्या होगा, जरूरत और सुविधा के आधार पर जीवन के अलग अलग चरणों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कार्य कर सकेंगे। मान लीजिए क्या होता है कि एक विद्यार्थी है, वो उसके पास कुछ क्रेडिट है बट उसको लगता है कि अब मुझे ये एजुकेशन छोड़ के मुझे बिजनेस की लाइन में जाना है, ही कैन गो। उसके जो क्रेडिट है वो उसके पास क्या रहेंगे, उसके पास वो एक्यूमुलेटेड है। एट द टाइम जब उसको नीड पड़ती है कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और कुछ एजुकेशन में हायर एजुकेशन करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेटेड क्रेडिट जो भी पॉइंट्स हैं या सर्टिफिकेट्स किसी भी फॉर्म में वो आगे उसका यूज कर सकता है। तो क्रेडिट एक्यूमुलेशन और ट्रांसफर के लिए भी NSQF का रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ था। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं,
टू गेट इंटरनेशनल रिकग्निशन। अब ये क्या हुआ, जो हमारी जितनी भी अधिकतर भारतीय क्वालिफिकेशंस होते हैं वो क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पर उनको इतनी इजीली क्या होता है, उनकी स्वीकृति नहीं होती है, इतने ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं होते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर वो मान्य किए जा सकें। इसलिए क्या हो सकता है, विद्यार्थी और जो भी वर्कर्स हैं हमारे, उनके सामने समस्या आ जाती है कि देश विदेश जाने पर उनको हो सकता है कि इफेक्ट पड़े, और क्या होता है उसको हासिल करने के लिए, मतलब वो क्वालिफिकेशन जो उस देश में मान्य है उसको करने के लिए फिर उसे एक और क्वालिफिकेशन करना पड़ता है, एक और कोर्स करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या एक ऐसा फ्रेमवर्क लाया गया जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है ये उनको मैच करे, उनको मीट करे। तो इन सब कुछ रीजंस के कारण इंडिया में NSQF का नीड था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसका बैकग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट ये 2009 में आई थी। नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट जो कि आई थी 2009 में। ठीक है, तो इस पॉलिसी में क्या हुआ, इसमें भारत ने क्या करा, नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को डेवलप करने की आवश्यकता को उस समय से ये काम किया जा रहा था, इस पर उसको समझा गया, जिसमें क्या करा गया, जिसमें कार्यक्षेत्र सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण इन दोनों से ही कहीं ऊपर इसका काम रखा गया। मतलब एक परिकल्पना की गई कि ये जो फ्रेमवर्क बनेगा ये कौशल विकास को प्रोत्साहन देने और इसे बेहतर बनाने में सहायक होगा। तो ये जितनी बातें की गई थी ये किसमें की गई, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट जो कि 2009 में आई। ठीक है, तो एक ऐसा फ्रेमवर्क इन्होंने बनाना चाहा कि ये जो सामान्य शिक्षा मतलब जनरल एजुकेशन और आपकी वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग इससे कहीं बढ़कर होगा, दोनों की मोबाइलिटी लाएगी, दोनों में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाएगी, इस तरीके का एक फ्रेमवर्क विकसित करना था। तो इसके लिए क्या करा इन्होंने, एक फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सबसे पहले, ठीक है, बात करते हैं इसको विकसित करने के लिए नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NVQF, जिसको किसने डेवलप करा था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत, इसके अंदर की बात नहीं कर रहा हूं कि इसके अंदर काम करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट उसके तहत नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, NVQF को डेवलप किया गया, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, हिंदी में बोलेंगे इसको राष्ट्रीय व्यावसायिक अर्हता फ्रेमवर्क। ठीक है, इसकी विकास किया गया। और साथ ही साथ हमारा जो मानव संसाधन विकास है, माने HRD जिसको हम बोलते हैं, उसने क्या करा, नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NVEQF, इसको डेवलप किसने किया, HRD ने। स्टूडेंट्स इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि किस मिनिस्ट्री ने किस फ्रेमवर्क को डेवलप करा था, कई बार इस पे से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये अलग अलग फ्रेमवर्क काम कर रहा था, जब नीड हुई इंटीग्रेशन की, ठीक है, और एक ऐसा कि अब ये दोनों जो फ्रेमवर्क हैं ये मिलकर साथ में काम करें, ठीक है, और जो पहले हमारे काम किए गए थे इन दोनों के अंतर्गत उनको क्लब करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्री कमेटी का गठन किया गया। और उसके गठन से क्या हुआ, उन्होंने गुणवत्ता और मानक सेक्टर की विशिष्टताओं के अनुकूल एक क्या करा, एक फ्रेमवर्क को बनाया। इसी फ्रेमवर्क को क्या बोला गया, इसी फ्रेमवर्क को बोला गया NSQF, जिसे बोलते हैं नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये कब नोटिफाइड हुआ, 27 दिसंबर 2013। याद रखिएगा 27 दिसंबर 2013 में से नोटिफाइड या अधिसूचित किया गया था। और जिस गैजेट से नोटिफिकेशन नोटिफाइड किया गया था, ये मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मैंने वहीं से ली है। मोस्ट ऑफ द क्या, मैंने सारी इंफॉर्मेशन ही वहीं से ली गई है इसकी, इस स्लाइड को या इस इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी जिसे NSDA कहा था, जो कि जून 2013 में शुरू की गई थी, वो ऑपरेट या एंकर करती है NSQF को। तो अगर बात करेंगे कि NSQF को ऑपरेट करता है कौन, तो NSDA करती है। ठीक है, अब NSDA भी किस माध्यम से करती है वो हम आगे देखेंगे, बट आई होप इसका बैकग्राउंड आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा NSQF अस्तित्व में आया, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है।
ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि एनएसक्यूएफ का ऑब्जेक्टिव क्या था लाने का। पहला तो यही है, एकोमोडेट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम। जो एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम में जो भी डाइवर्सिटी या जो भी विभिन्नताएं हैं उनको क्या करना, आत्मसात करना, उनको एकोमोडेट करना। जो मैंने आपको नीड बताई थी लगभग वही उसके एनएसक्यूएफ के ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा फास्ट कवर करेंगे। आगे, अलाउज द डेवलपमेंट of a set of qualifications for each level based on outcomes which are accepted across the nation। अब प्रत्येक स्तर के लिए विविध क्वालिफिकेशंस को विकसित करना है जो कि देश भर में स्वीकृत परिणामों पर आधारित हो। मतलब एक ऐसा सेट ऑफ क्वालिफिकेशन, एक ऐसे लर्निंग आउटकम्स लाने हैं जो कि नेशन वाइड एक्सेप्टेड हों। ठीक है, और मैं यहाँ आपको बताना भूल गया था, जो हमारा एनएसक्यूएफ है वो 10 लेवलों पे काम करता है। एनएसक्यूएफ के 10 लेवल होते हैं, आगे हम इस पे बात करेंगे कि किस तरीके के लेवल हैं और आप एनएसक्यूएफ लेवल 6 में किस तरह से हैं। तो आगे देखते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ progression pathways which provide access to qualifications and assist people to move easily and readily between different education and training sectors and between various sectors and labor market। अब ये क्या कर रहा है, प्रगति के उन मार्गों को विकसित करेगा, है ना, और रख रखाव करने के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा जो कि क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको सुविधा देते हैं। ठीक है, और लोगों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्रों, ठीक है, और उन क्षेत्रों और श्रम बाजारों के मध्य जो सरलता से और तेजी से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्रेशन पाथवेज। मतलब आपके प्रोग्रेशन हो रहा है करियर का, उसके लिए, उसके विकास के लिए, रख रखाव के लिए आपको क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन बेस्ड स्ट्रक्चर है जिसमें पीपल को एडजस्ट करा जा सकता है easily readily between the different education and training sectors, between various sectors and labor market। मतलब ये जो वो वही बात कर रहे थे कि हम एक मोबिलिटी खत्म है, एक ट्रांसपेरेंसी खत्म है, एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग सिस्टम, माने जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड लेबर मार्केट एंड सो ऑन मार्केट, या जो भी डिमांड सप्लाई है उसके बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं, गिव रिकॉग्नाइजेशन टू पीरियड लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। अभी जिसकी बात करी थी हम लोगों ने आरपीएल की, कि आरपीएल को मान्यता देना, ये इसका बहुत ज्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। अगला, सपोर्ट एंड एनहांस द नेशनल एंड इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ पर्सन विथ एनएसक्यूएफ कॉम्प्लिएंट क्वालिफिकेशन। मतलब एनएसक्यूएफ कॉम्प्लिएंट क्वालिफिकेशन जिन लोगों के पास है उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी सपोर्ट चाहिए, जो भी विकास चाहिए, उनका एनहांस होना चाहिए, उनकी मोबिलिटी होना चाहिए, उसके लिए ये काम करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। तो आई होप कि ये ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर होंगे एनएसक्यूएफ के क्या है, जहाँ पर हमारी नीड थी लगभग उसी टाइप के इसके ऑब्जेक्टिव हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। माफ कीजिएगा, एक और है, एक्ट एज ए क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क। को तो उसकी डेफिनेशन में ही है कि चूंकि ये लर्निंग आउटकम पे बेस्ड है इसीलिए क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क ये होता है। तो आई होप कि ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं इसमें, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, ये एनओएस क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसको देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा एनएसक्यूएफ है वो 10 स्तरों पर कार्य करता है, 10 लेवल्स होते हैं, और प्रत्येक स्तर पर जो होता है उस स्तर पर सक्षमता के अनुरूप ज्ञान और जटिलता के विविध स्तरों का घोतक होता है। मतलब ये जो लेवल है वो आपकी नॉलेज और आपकी स्किल, है ना, और जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका क्या करेगा, उसको वो शो करेगा, उसको वो बताएगा कि ये है क्या। ठीक है, इसका जो सबसे पहला जो लेवल 1 है वो सबसे कम जटिलता बताएगा, और जो लेवल 10 है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अगेन फिर वही बात है, ये जो अध्ययन, ये जो स्तर हैं इनको लर्निंग आउटकम्स के रूप में जो हम लोगों ने क्राइटेरिया बनाए हैं उसके बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। अब ये लर्निंग आउटकम्स डोमेन क्या है ये हम आगे देखेंगे, बट जो लर्निंग आउटकम्स हैं कि मतलब किसी भी लर्निंग को सीखने का क्या उसका रिजल्ट है या क्या एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो उस लर्निंग आउटकम के बेसिस पर ही
ये माना जाएगा कि ये दर्शाता है लर्निंग आउटकम, उस लेवल की लर्निंग आउटकम के बेसिस पर लेवल डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब बात करते हैं एनओएस की, कि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक या एनओएस क्या है। तो एनओएस में विशेष कार्य में लगे किसी व्यक्ति से, ठीक है, माफ कीजिएगा, NOS define the measurable performance outcomes required from an individual engaged in a particular task। तो वही जो मैं हिंदी में बोलने जा रहा था कि NOS में किसी विशेष कार्य को अगर कोई व्यक्ति एंगेज है, उसमें इन्वॉल्व है, तो उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी परिणाम हैं, जो भी आउटकम्स हैं, उनको वो डिफाइन करेगा। ठीक है, किसी विशेष कार्य में लगे किसी व्यक्ति से अपेक्षित परिमेय निष्पादन परिणामों को परिभाषित किया गया है। यह हम सीधी सी बात, मैंने बहुत ज़्यादा हिंदी में या इसको बहुत डिफिकल्ट ना बनाते हुए आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो NOS क्या करता है, कोई परफॉर्मेंस आउटकम होता है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को हम किसी टास्क में लगाते हैं और उससे जो हमें परफॉर्मेंस आउटकम चाहिए उनको, उनकी मेजर को डिफाइन करता है। ठीक है, उनको माप को डिफाइन करता है, उसको बताता है। मतलब सीधी सी बात है कि कोई किसी टास्क में, मैं बार बार बोलूंगा टास्क, यहाँ पर जॉब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी पर्टिकुलर टास्क, मतलब एक सिंगल टास्क के लिए जो भी परफॉर्मेंस आउटकम की रिक्वायरमेंट है उसके मेजरमेंट को डिफाइन कर रहा है कौन? NOS, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल NOS करस्पॉन्डिंग टू ए टास्क would form the qualification pack for the job role। अब क्या ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन होगा छोटे छोटे टास्क का जो मिलकर एक जॉब बनाते हैं, और उस जॉब के लिए या उस जॉब रोल के लिए ये सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो कहलाते हैं क्वालिफिकेशन पैक, उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। तो आई होप कि आपको NOS और क्वालिटी पैक ये क्या होते हैं समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं द NOS एंड QP। ये NOS है और QP है जो किसी भी जॉब रोल के लिए है, किसी भी लेवल पर है। ये कौन फॉर्मुलेट करता है? ये कंसर्न जो भी उससे रिलेटेड है, सेक्टर स्किल काउंसिल, जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है SSC, ये इनको क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं। फिर से आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, NOS QP जो भी है किसी भी जॉब रोल के लिए किसी भी लेवल पर, वो कौन फॉर्मुलेट करेगा? उससे कंसर्न सेक्टर स्किल काउंसिल, ठीक है, क्षेत्र कौशल काउंसिल, ये उसको क्या करेगा? फॉर्मुलेट करेगा, उसको बनाएगा। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, NOS क्या है? मेजरेबल परफॉर्मेंस आउटकम रिक्वायर्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन ए पर्टिकुलर टास्क। साधारण शब्दों में बोलूं, एक टास्क में अगर किसी व्यक्ति को एंगेज करा गया है तो जो भी परफॉर्मेंस आउटकम है उनको डिफाइन करेगा NOS। माने एक्सपेक्ट करा जाता है कि क्या परफॉर्मेंस आउटकम आएगा, वो NOS। यहां पर बार बार आउटकम की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये आउटपुट बेस्ड मॉडल है, ये आउटपुट बेस्ड फ्रेमवर्क है, इसीलिए यहां पर हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, है ना। आउटकम के बेसिस पर इस पूरे फ्रेमवर्क को डिजाइन किया गया है, इसीलिए उसकी बात बार बार हो रही है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब एक बार क्या हुआ, परफॉर्मेंस आउटकम आए एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, है ना, एक जॉब कई टास्क से मिलकर बनता है ना, तो सारे एक जॉब से रिलेटेड जो हैं सारे NOS का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है क्वालिटी पैक। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो मैंने फिर से आपको बोला है, कमेंट में जाइए और मुझे भी मोटिवेट करिए कि हाँ सर मेरे को समझ में आया। कोई तारीफ या कुछ नहीं, मुझे ऐसा चाहिए आपसे कि ऐसा आप लिखो, बट हमारा कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए ना। यस सर मुझे समझ में आया, ये मुझे क्लियर हुआ या मुझे क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं NSQF लेवल डिस्क्रिप्शंस। पहले जैसी बात करी थी कि NSQF में लेवल है 10, ठीक है, और हर लेवल है, ईच लेवल ऑफ द NSQF इज रिलेटेड विद ए सेट ऑफ डिस्क्रिप्टर्स मेड अप ऑफ 5 आउटकम स्टेटमेंट्स which describe the minimum knowledge, skill and attributes, जो भी जनरल टर्म्स में है, that a learner needs to acquire in order to be certified for that level।
तो क्या है, एक NSQF का जो लेवल है वो उसमें क्या होते हैं, एक सेट होता है डिस्क्रिप्टर्स का जो कि बना होता है 5 आउटकम स्टेटमेंट्स से, या जो हमारे डिस्क्रिप्टर्स हैं वो 5 आउटकम स्टेटमेंट होते हैं जो डिस्क्राइब क्या करते हैं, जो बताते हैं मिनिमम नॉलेज, स्किल और एट्रीब्यूट्स, जो भी चीजें हैं वो एक माने सामान्य चीजें जो कि एक लर्नर को प्राप्त कर लेना चाहिए अगर वो किसी लेवल पे सर्टिफाइड होता है। क्लियर? तो ये होते हैं लेवल डिस्क्रिप्टर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो हिंदी में लेवल डिस्क्रिप्टर्स मतलब क्या हो गया, स्तर निर्धारक, मतलब एक स्तर को कैसे निर्धारित किया जाए उसके लिए जो आउटकम्स के या उसके लिए जो डोमेन्स के स्टेटमेंट होते हैं, आउटकम स्टेटमेंट्स होते हैं जो 5 डोमेन के, वही कहलाएंगे क्या, आपके डिस्क्रिप्टर्स कहलाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। ईच लेवल ऑफ NSQF इज डिस्क्राइब्ड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। क्या हो रहा है, ईच लेवल ऑफ द NSQF इज डिस्क्राइब्ड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन 5 डोमेन्स नोन एज डिस्क्रिप्टर। अगेन वही जो मैंने ऊपर बात करी थी कि क्या होता है, NSQF के हर लेवल को क्या करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास लर्निंग आउटकम्स को एक 5 डोमेन में क्या होना चाहिए, बना के रखा होता है, जो कि डिस्क्रिप्टर या निर्धारक कहलाते हैं। सीधी सी भाषा, किस बेसिस पर एक स्तर को बनाया गया, किस बेसिस पर यह माना गया कि इस स्तर का निर्धारण कर दिया गया, वही कहलाएगा डिस्क्रिप्टर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लर्निंग आउटकम मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो ये माने एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि आप क्या सीख गए हैं और अब आप क्या कर पाएंगे, क्या समझ गए हैं, है ना, जिसे आपके नॉलेज, स्किल और आपकी कॉम्पिटेंसी के बेस पर डिफाइन किया जाएगा, वो आपका बनेगा लर्निंग आउटकम। तो जो 5 डोमेन या 5 डिस्क्रिप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है प्रोसेस, वो है प्रोफेशनल नॉलेज, वो है प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक एक करके देखते हैं इसे जल्दी से कि क्या होते हैं ये। पहले देखते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया जो होती है आपका, ये जो भी लेवल है उसके उसी के अनुसार ये जो 4 जो आपके बाकी के क्षेत्र हैं इनका जस्ट एक समरी है, उसे प्रोसेस डिफाइन किया गया है। मतलब ये जो बाकी के 4 हैं, प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल, कोर स्किल, इनकी समरी की ही बात है। दूसरा होता है प्रोफेशनल नॉलेज, पेशेवर ज्ञान जिसे बोला जाता है। ये वह ज्ञान होता है जिसकी जानकारी विषय के संदर्भ में शिक्षार्थी को होना चाहिए और उसे वो समझ में आना चाहिए। यह ज्ञान की गहराई, विस्तार और जटिलता के संदर्भ में से डिफाइन किया गया है। ठीक है, क्या होता है पेशेवर ज्ञान, सीधी सी बात, आपकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है या जो सब्जेक्ट नॉलेज है जो कि एक शिक्षार्थी को होना चाहिए और उसे समझ में आनी चाहिए, वो होगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज। अगला है प्रोफेशनल स्किल, पेशेवर कौशल वह है जिसे शिक्षार्थी करने में सक्षम होना चाहिए, जो वो करने में सक्षम है। ये कौशल के प्रकारों और जटिलता के संदर्भ में डिफाइन होता है। कौशल के प्रकार और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे डिफाइन होता है, जिसमें कई सारी चीजें होती हैं। आपकी सृजनात्मक कौशल, ठीक है, एप्टीट्यूड नॉलेज, है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जिसमें लिखित हो सकती है, मौखिक, साक्षरता, संख्यात्मक, सभी तरह की चीज़ें, है ना, इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये इस तरह की सारी चीज़ें इसमें आती हैं, किसमें, आपकी प्रोफेशनल स्किल में। अगला बात करते हैं कोर स्किल का। कोर स्किल क्या होगा, मुख्य कौशल का संदर्भ मूल कौशल से है जिसमें दक्षता तथा विधि, सामग्री, औजार का उपयोग और जो भी आपको माने आगे इसका यूज है या जॉब है या कोई भी नौकरी करने के लिए प्रयोग किए गए साधनों का प्रयोग शामिल है। मतलब उस स्तर के लिए जरूरी ITI कौशल वो मुख्य कौशल कहलाएगा, अगर हम ITI के बेसिस पे बात करेंगे तो। ठीक है, आगे बात करते हैं दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी। दायित्व का पक्ष क्या होगा, कार्य के संबंधों का स्वरूप, स्वयं तथा अन्यों के लिए दायित्व का स्तर, प्रबंधन परिवर्तन और कार्यों के लिए जवाबदेही कुछ इसके अंतर्गत आएगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। प्रोफेशनल स्किल एंड कोर स्किल में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको और डिटेल में समझाने के लिए मैंने जो आपका लेवल 6 है वो किस बेसिस पे डिफाइन करा गया है CITS को लेवल 6 में, उसको देखते हैं।
ठीक है, तो ये आपका NSQF लेवल 6 है और उसे किस तरीके से डिफाइन करा गया है, किस तरीके से उसे बनाया, और लेवल 6 में रखने के बाद जो आपके 5 डोमेन है वो आपको क्या बताते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या करता है, डिमांड वाइड रेंज ऑफ स्पेसिफाइड टेक्निकल स्किल, क्लियरिटी ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस इन ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। मतलब व्यापक विभिन्न विशिष्ट तकनीकी कौशल की आवश्यकता होगी, ज्ञान की स्पष्टता और मानक भिन्न अभ्यासों सहित कार्यकलापों का व्यापक अभ्यास। यह आपकी प्रोसेस है या ये आपके CITS का पूरा एक निचोड़ है जो आप कर रहे हैं। प्रोफेशनल नॉलेज की बात करते हैं, फैक्चुअल एंड थियोरिटिकल नॉलेज इन ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट विद इन ए फील्ड ऑफ वर्क और स्टडी। मतलब जो भी आपका फील्ड और स्टडी है उसके बारे में आपका ब्रॉड थियोरिटिकल नॉलेज होनी चाहिए। प्रोफेशनल स्किल की बात करते हैं, ए रेंज ऑफ cognitive and practical skills required to generate solution to specific problem in a field of work or study। मतलब कार्य अथवा अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए अपेक्षित विभिन्न संज्ञात्मक और प्रायोगिक कौशल ये होना चाहिए। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका जो प्रायोगिक कौशल है उसको प्रोफेशनल स्किल में डाला गया है, साथ ही साथ संज्ञात्मक स्किल भी डाले गए हैं। आगे देखेंगे कोर स्किल, reasonably good in mathematical calculations, understanding of social, political and reasonably good in data collecting, organizing information and logical communication। मतलब गणितीय आकलन में उचित रूप से, अच्छी सामाजिक व राजनीतिक समझ, डेटा संग्रहण में उचित रूप से अच्छा, सूचना और युक्ति संगत संचार का आयोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि यहाँ पर हम केवल स्किल से रिलेटेड ही नहीं काम करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको एज ए इंस्ट्रक्टर काम करना है। इसीलिए ये सारी चीजें हैं कि डेटा कलेक्शन, हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल, किसी भी चीज में मैथमेटिकल नॉलेज, एक अच्छी मैथमेटिकल नॉलेज, और सोशल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है इसको आपको समझना पड़ेगा। ये डालेंगे कोर स्किल में और इसे ही कोर स्किल में रखा गया है क्योंकि जब आप लेवल 5 कंप्लीट कर चुके हैं तो एक्सपेक्टेड होता है कि टेक्निकल स्किल तो आपका वहां पर मूल स्किल था ही, कोर था ही, लेकिन यहाँ पर हमको एज इंस्ट्रक्टर काम करना है, इसलिए उस बेसिस पे थोड़ा सा कोर स्किल हमारा चेंज हो जाता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओन वर्क एंड लर्निंग एंड फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स वर्क एंड लर्निंग। मतलब अपने काम और अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे का काम, दूसरे की लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेक होल्डर्स। मतलब NSQF के साथ जो हितधारक हैं उनके कार्य क्या हैं, फटाफट हम इनको जल्दी से एक नजर देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी या NSDA, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुके थे। क्या करेगा, NSDA NSQF को प्रारंभ करने और प्रचालित करने का अधिदेश दिया जाता है, या उसको ये अधिदेश दिया गया है या उसको एंकर्ड किया गया है कि भाई आप उसको प्रारंभ करें और आप उसे ऑपरेट करें। ठीक है, तो ये NSDA का काम है। आई होप कि ये इसको आपको पहले भी समझ में आ चुका होगा क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं थोड़ा सा। आगे देखते हैं सेक्टर स्किल काउंसिल्स, इसके बारे में भी SSC हम शॉर्ट में बात कर चुके हैं। क्षेत्र कौशल परिषद, क्षेत्र कौशल परिषद उद्योग चालित राष्ट्रीय भागीदारी संगठन होते हैं जो सभी हितधारक, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी हैं और उनसे संबंधित क्षेत्रों से बुलाकर एकत्रित करते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, चूंकि ये उद्योग चालित राष्ट्रीय भागीदारी संगठन है इसीलिए उद्योगों की जरूरत के आधार पर अपने क्षेत्रों में विभिन्न कार्य भूमिकाओं के लिए NOS और QP विकसित कर रहे हैं। क्योंकि लर्निंग आउटकम के बेसिस पर हमको करना है, इसलिए क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट में आज के टाइम पे, उस पर ये बेस्ड सिस्टम है NSQF, इसीलिए इसे लर्निंग आउटकम बेस्ड सिस्टम बोला है। तो ये जो भी माफ कीजिएगा NOS और QP जो भी डेवलप करना है वो कौन करेगा, वो करेगा सेक्टर स्किल काउंसिल, वो बनाएगा और उसे अलाइन करेगा। ठीक है, तो ये इनका मुख्य काम है। आगे इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होती हैं। केंद्रीय मंत्रालय क्या करेंगे, अपने प्रशासनिक नियंत्रण मुद्दों को, जो भी हैं प्रशासनिक नियंत्रण मुद्दे हैं उनमें नेतृत्व प्रदान करते हैं। कौन, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज।
आगे स्टेट गवर्नमेंट्स ये क्या करेंगी, राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आपके साथ जो शिक्षा के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें एनएसक्यूएफ को संबद्ध करने के लिए उसे प्रोत्साहित करा जाएगा, क्योंकि जब ये क्वालिफिकेशन पूरा नेशन वाइड एक्सेप्टेड हो जाएगा, नेशन वाइड ये पूरा काम करेगा, तभी इसकी सार्थकता होगी। तो राज्य सरकारों को ये मदद करेंगी इसमें, इसको सुनिश्चित करने में, इसके तौर तरीकों को निर्धारित करने में सहायता करेंगी, ठीक है, और ये कोशिश करेंगी कि गुणवत्ता इसकी कम ना हो, ठीक है। आगे है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, मतलब विनियामक संस्थाएं। सभी विनियामक संस्थाएं जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीवीटी, है ना, टेक्निकल बोर्ड, टेक्निकल एंड स्कूल बोर्ड, ये जो हैं ये अपनी क्या करेंगी, अपनी कॉम्पिटेंसी बताएंगी, ताकि सामान्य शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन जो है इनका जो इनमें जो बोलना चाहिए मोबिलिटी है उसका जो वे है वो बहुत मजबूती से आगे आए, ठीक है। तो इसके संबंध में ये बनाना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क में हेल्प करेंगे ये इसको चलाने में या बनाने में, कि किस तरीके से ये मोबिलिटी जो है या किस तरीके से इनके इंटरकनेक्शंस हैं, किस तरीके से इनमें जो मूवमेंट है, मान लीजिए वर्टिकल मूवमेंट है कि स्कूल एजुकेशन टू टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल टू हायर एजुकेशन, तो किस तरीके से ये जो प्रगति या जो बोलना चाहिए हमारा प्रोग्रेस का प्रावधान है उसे मजबूत किया जा सके, वो ये रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन जैसे यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीवीटी हमारा है, स्कूल बोर्ड्स हैं, ये हेल्प करेंगे। आगे होता है ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स। ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स क्या है, जो इसके एनएसक्यूएफ के क्रियान्वयन के अनुसार अपने स्तरों को सेट कर स्तरों के साथ संबंध कर अपना पाठ्यक्रम आयोजित करेंगे या इसको चलाने में मदद करेंगे, इसके कार्यान्वयन में मदद करेंगे। तो ये जो थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके हितग्राहकों की थी, जो एक शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। स्पेशली शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या होता है। आगे बात करेंगे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी, एनएसक्यूसी। एनएसक्यूसी क्या होती है इसके बारे में जल्दी से देखते हैं। एनएसक्यूएफ क्या होता है, NSQF is anchored in NSDA and is implemented through National Skill Qualification Committee। अब जो पहले हम लोगों ने बात करी थी कि NSQF को कौन संरेखित करेगा, कौन अलाइन करेगा, तो वो करेगा NSDA। एंकर कहाँ हो रहा है, ठीक है, NSDA में। लेकिन NSDA के पास भी अपने कई सारे काम हैं और भी कई सारे उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित और चलाने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया है उसे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी या NSQC का नाम दिया गया है, ठीक है। NSQC का जो चेयरमैन होता है, जो NSD के, वैसे तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं बट हम लोग यहाँ पर यही चीज़ बस ध्यान रखेंगे कि जो इसके अध्यक्ष हैं, जो NSDA के अध्यक्ष होते हैं या चेयरमैन होते हैं, वही NSQC के भी चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा इसमें स्कूली शिक्षा, उच्चतर विभाग, श्रम व रोजगार मंत्रालय, योजना आयोग, राज्यों से महानिदेशक NSDA, कई सारे इसमें सदस्य और उप सचिव, माफ कीजिएगा, कई सारे सदस्य होते हैं इस तरीके के। और अगर लगता है कि कुछ और ऐसे इंस्टीट्यूशन की नीड है तो उन्हें काउंसिल में, कमेटी में जोड़ा जाता है। NSQC अप्रूव एंड नोटिफाई द NOS एंड QP प्रिपेयर्ड बाय द SSC। अब जब NSQF के अलाइनमेंट की प्रोसेस होती है तो सेक्टर स्किल काउंसिल जो भी NOS और QP प्रिपेयर्ड करते हैं उसको अप्रूव और नोटिफाई करना, मतलब अधिसूचित करना, वो काम कौन करता है, वो काम करता है NSQC, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन कमेटी। ये कमेटी उसे अप्रूव करेगी और नोटिफाई करेगी। तो आई होप कि ये जितना भी इस वीडियो में था मैंने कोशिश करी कि NSQF को बहुत ही आसान शब्दों में आप तक रख पाऊँ, और अगर आपको लगता है कि ये आपको थोड़ा भी समझ में आया है, ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, तो अगेन वही मोटिवेशन दोनों साइड से रिक्वायरमेंट है, इसे 2 वे कम्युनिकेशन करिए और मुझे बताइए कि यस सर मुझे समझ में आया, यस सर मैं सीख रहा हूं, ये लिखिए कमेंट बॉक्स में, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा आप में भी, यस मैं सीख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्किल्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है ना। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए और प्रिपरेशन करिए इसके टेस्ट की। थैंक यू।